गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिल्कुल जो कई दिनों बाद में मिला हूँ, वीडियो बनाया हूँ मैं। तो आज इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग आज क्या कौन कौन सी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशन का मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई लोग जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, जिनको प्रोसेस का कुछ भी नहीं पता है, तो ये उनके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको बिल्कुल ए से चालू करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोसेस कैलकुलेशंस का, उसमें हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में दो टर्म डिफाइन करते हैं, होता है स्टैटिक प्रेशर, एक डायनेमिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर होता क्या मेनली, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिक प्रेशर होता है कि प्रेशर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयर, मतलब जो भी हमको प्रेशर एयर का जो भी आपको गैसेस का जो प्रेशर, जो दबाव से हमको जो प्रेशर मिलता है डक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। अब दूसरा होता है कि ये इंडिपेंडेंट रहता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मान के चलो ये मेरा गैस फ्लो चल रहा है, यानी मेरा गैस फ्लो है नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम जा रहा है, ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है। अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे मैनोमीटर से स्टैटिक प्रेशर लूंगा, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से स्टैटिक प्रेशर लूंगा, तो दोनों जगह मेरा स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, सेम आएगा। मतलब अगर मैं डक के पास में लूंगा तो भी मेरा सेम आएगा, और ट्यूब के सेंटर में लूंगा डक के तो भी सेम आएगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। अब जनरली क्या होता है, जब हम लोग स्टैटिक प्रेशर लेते हैं, तो स्टैटिक प्रेशर लेते समय, जैसे ये मेरा मैनोमीटर है, मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको फिजिकल भी दिखाता हूं। तो अगर मेरा ये प्लस खा रहा है और ये माइनस का है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि एक एंड ही लगाता हूँ मैनोमीटर की हमेशा, और मैंने प्लस एंड लगा दिया और हमको जो रीडिंग मिलती है यहाँ पर, तो मैं इसको अभी और तरीके से दिखाता हूं। जैसे कि ये वाला मेरा मैनोमीटर है, ये वाला कोमाक वाला मेरा मैनोमीटर है, ये वाला, जैसे आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको और दिखाता हूं। तो इसमें मैनोमीटर में आपको कई चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक दिखाई दे रहा है एचसीएल, फिल्टर और रीसर्कुलेशन, होल्ड, रिकॉर्ड, सॉरी, होल्ड, जीरो। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जब मैनोमीटर यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोई भी रीडिंग के लिए क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं। जीरो करने के बाद इसको हम लोग फिल्टर कर देते हैं। जो एचसीएल है, एचसीएल क्या है, यूनिट के लिए है। तो एचसीएल जैसे एमएमएच2 में जनरली हम लोग लेते हैं, एम बार में लेते हैं, जो भी यूनिट लेनी है आपको, वो यूनिट हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अब क्या होता है, जब भी आप कोई मैनोमीटर यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, हमको इसको फिल्टर के बाद ही रीडिंग लेनी पड़ती है। अब इसमें दो एंड, एक प्लस की एंड है और ये माइनस की एंड है। प्लस वाले एंड में क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग स्टैटिक प्रेशर की मेरी अगर डक्ट है, तो प्लस वाले को मैं ऐसे लगा लेता हूं डक्ट में, और मेरे को जो भी रीडिंग मिलती है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर लेना बड़ा सिंपल सा काम है। दूसरा जो हमारा प्रेशर आता है वो होता है डायनेमिक प्रेशर। तो डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, वो डिपेंडेंट रहता है वेलोसिटी के, जो वो हमेशा मैक्सिमम आपको सेंटर में मिलेगा। और जैसे जैसे आप वॉल्स के पास जाओगे, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा वेलोसिटी का और डक्ट डायमीटर का, तो मेरा जैसे डक्ट के डायमीटर जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और सेंटर में मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जनरली हम लोग जो पिटॉट ट्यूब डालते हैं, पिटॉट ट्यूब डालते समय हमको वेलोसिटी जो है डीपी, जो डायनेमिक प्रेशर, वो मैक्सिमम हमको सेंटर में मिलता है। दूसरा हमको इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मान के चलो अगर आपका प्रोफाइल ऐसा ना होकर ऐसा आ रहा हो, मतलब दूसरा केस हो, आपका वेलोसिटी यूं आ रहा हो और ऐसा बढ़ रहा हो, मतलब यहां पर तो आपको ज्यादा मिल रही हो, थोड़ा यहाँ पर बीच में कम मिल रही हो, फिर बढ़ रहा हो, तो इस केस में जो रीडिंग्स होगी वो आपकी गलत होगी। क्यों गलत होंगी, कई बार क्या होता है कि आपकी एडीज फॉर्मेशन हो जाती है। एडीज फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, आपको जो रीडिंग है वो गलत मिलती है एट द रेट साइड। तो हमको हमेशा ट्राई कोशिश करना है कि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इधर से अगर मैं सेंटर से, मैं वॉल से सेंटर की तरफ जाऊंगा तो वो रीडिंग बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब क्या होता है कि हम लोग डायनेमिक प्रेशर लेते हैं क्या है। डायनेमिक प्रेशर लेने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा मैनोमीटर, मैंने प्लस एंड को लाद दिया और माइनस एंड को यहां लगा दिया। अब मैंने पिटॉट ट्यूब को गैस फ्लो के पैरेलल में रखा, मतलब ये मेरी चॉच होगी उसकी पिटॉट ट्यूब की, प्लस वाले को मैंने ऊपर रख दिया, माइनस वाले को यहां रख दिया। तो सबसे पहले तो हमारा पहला काम जो होता है किसी भी पिटॉट ट्यूब में, हमको क्या चेक करना होता है, उसका कैलिब्रेशन। क्या चेक करना होता है, कैलिब्रेशन। मान के चलो तो आपसे कोई पूछे कि आपका पिटॉट ट्यूब कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप डालते ही उसको रीडिंग में डालेंगे, उसको डक्ट में, उसको ऊपर नीचे करेंगे। जैसे कि ये प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला, तो उसको मैं 180 पे घुमा दूंगा,
180 डिग्री भी घुमाने में क्या होगा कि मेरा माइनस ऊपर चला जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। तो मेरा जो प्लस माइनस की जो रीडिंग होगी, प्लस की और माइनस की जो रीडिंग होगी वो मेरी क्या होगी, सेम आनी चाहिए। अगर मैं प्लस माइनस की रीडिंग अगर मेरी सेम आती है तो उस केस में मेरी पिटोट ट्यूब कैलिब्रेटेड है। दूसरा पॉइंट होता है कि जब आपने ये चेक कर लिया कि पिटोट ट्यूब कैलिब्रेटेड है, दूसरा अपना जो पॉइंट होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमको ये चेक करना होता है कि हमारा जो पॉइंट है जहां हम लोग ले रहे हैं डायनेमिक प्रेशर, वो सही है कि गलत है। तो जनरली क्या होता है कि आप 2 पॉइंट पे भी ले सकते हो, 4 पॉइंट पे भी ले सकते हो। अगर आपका डक्ट का डायमीटर 1.5 मीटर है तो आप 2 पॉइंट पे ले लो। अगर आपका डक्ट डायमीटर जो है लगभग 1.5 मीटर के इक्विवेलेंट है तो आप 2 पॉइंट पे ले लो। 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं लेने के लिए, ये अगर मेरी डक्ट है तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया और दूसरा मैंने इसके अपोजिट में ले लिया। ये मेरा पॉइंट 1 हो गया, ये मेरा पॉइंट 2 हो गया। अगर मान के चलो मेरे पॉइंट डक्ट का डायमीटर 2 ग्रेटर देन 2 है तो उस केस में मेरे को 4 जगह लेना पड़ेगा, 1 2 और 1 2। ये चारों पॉइंट जो है 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है जब डक्ट बड़ी होती जाती है तो आपके जो नंबर ऑफ एवरेज पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो जब एवरेज पॉइंट्स आपके बढ़ते जाते हैं तो ये है। तो आपको हमेशा कीप रिमेंबर रखना है कि अगर आपका 1.5 मीटर है तो आप 2 पॉइंट पे ले लीजिए, 1.5 मीटर से ज्यादा है तो आप 4 पॉइंट पे ले लीजिए। तो ये चीज है। दूसरा अपने को जब लेते समय एक और चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अपनी जो रीडिंग्स हैं अगर वो ज्यादा मतलब होल्ड होनी चाहिए। अगर हमारा पिटो फ्लो सही है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान के चलो मेरी रीडिंग आ रही है 10 11 12 10 11 12 और मैंने उसको पलटा के भी देखा तो -10 -10 11 इसी के आसपास घूम रही है। अब एक आपको पैटर्न ऐसे मिलेगा रीडिंग का 10 13 15 मतलब एब्रप्टली आपकी बढ़ती जाएंगी। तो उस केस में आपका जो डक्ट होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जनरली हमारी जो डक्ट की वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर हो जाती है तो हम लोग पिटोट ट्यूब से फ्लो नहीं ले पाते हैं। हम लोग जो फ्लो है पिटोट ट्यूब से नहीं ले पाते हैं। तो हमेशा जब भी आप पिटोट ट्यूब से फ्लो लेने जाते हैं तो एक बार आप क्या चेक कर लीजिए, आपका जो डिजाइन गैस फ्लो है, डिजाइन गैस फ्लो को उसके डक्ट के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। जब डिजाइन गैस फ्लो को डक्ट के एरिया से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको डिजाइन वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर डिजाइन वेलोसिटी आपकी कम है 17-18 मीटर पर सेकंड है तो आपको फ्लो आपका सही आ जाएगा। जनरली ये देखा गया कि जब वेलोसिटी 20-22 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली जाती है तो आपको पिटोट ट्यूब से रीडिंग सही नहीं मिलती है। अगर आपकी नहीं मिलती है तो उस केस में आप फ्लो कैसे लोगे, उस केस में लेने के लिए आपको फैन कर्व का सहारा लेना पड़ेगा। तो फैन कर्व जो हम लोग पढ़ेंगे फैन ऑडिट का मॉड्यूल, उसमें मैं बताऊंगा कि फैन कर्व की हेल्प से हम लोग कैसे रीडिंग देखते हैं। तो अभी अपने को ये पॉइंट ध्यान करना है कि जब हम लोग फ्लो लेने जाए तो पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, पिटोट ट्यूब कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है वहां पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब फ्लो जो होना चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हो लेमिनार बोल सकते हो, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लेमिनार टर्बुलेंट कोई भाषा नहीं होती है मतलब सीमेंट प्लांट में, लेकिन आप लेमिनार फ्लो कर सकते हो। और उसको ये बोल सकते हो जहां पे वेलोसिटी आपकी लेस देन 20 या इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो तो वहां पर आप पिटोट ट्यूब का फ्लो ले सकते हो। ये तो एक बेसिक चीज हो गई कि डायनेमिक प्रेशर क्या होता है और आपका स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो अभी आपसे कभी भी फ्यूचर में कोई पूछा जाए कि डायनेमिक प्रेशर क्या होता है और स्टैटिक प्रेशर क्या होता है तो आप ये बोल सकते हो कि डायनेमिक प्रेशर मेरा वेलोसिटी प्रेशर होता है और जो मेरा स्टैटिक प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अब हमको जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस करते समय हमको कुछ टर्म्स हमको दिमाग में डालने चाहिए। वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो आप स्टेप में याद कर लीजिए कि कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं, हमको वो कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी प्रोसेस कैलकुलेशंस को करने के लिए वो हमको पता होना चाहिए। और कुछ टर्म्स हमको दिमाग में रहेंगे तो हम लोग उसके हिसाब से प्रोसेस कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो वो टर्म्स हम लोग अब पढ़ेंगे कि मेरे कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो हम लोग ये है। तो पहला टर्म जो हम लोगों को जो स्टेप 1 होता है किसी भी फ्लो निकालने के लिए, जैसे कि हमको निकालना है किसी, मान के चलो हमको बोला कि गैस का टेम्परेचर दिया गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइट अबव द सी लेवल दिया गया है, हाइट अबव द सी लेवल दिया गया है, हाइट अबव द सी लेवल दिया गया है 300 मीटर,
और तीसरा पॉइंट हमको दे दिया गया है, स्टैटिक प्रेशर दे दिया गया है -500 mmWg। ठीक है ना, गैस टेम्परेचर दिया, हाइट अबव द सी लेवल दी थी, स्टैटिक। अब मुझसे पूछ लिया गैस की डेंसिटी निकालो। ओके, तो गैस की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल सा सवाल है। तो अब क्या होता है कि गैस की डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या पता होना था, तो उससे पहले हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। अगर मेरे को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो एक होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो, तो स्टेप 1 आपको क्या पता होना चाहिए? स्टेप 1 आपका होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर कैलकुलेशन करने का। दूसरा स्टेप होता है स्टेप 2, अगर मेरे को बैरोमेट्रिक प्रेशर चला गया तो मेरे को निकालना है डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, जो कि मुझसे पूछा गया है, करेक्शन फैक्टर। ठीक है ना, तो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो अभी क्या है कि पहला स्टेप तो मेरे को बैरोमेट्रिक प्रेशर पता होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि डेंसिटी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जब आपको गैस टेम्परेचर पता है, हाइट ऑफ द सी लेवल पता है, स्टैटिक प्रेशर पता है और गैस की डेंसिटी पूछा है, तो इस पहला स्टेप तो बैरोमेट्रिक प्रेशर निकाल लोगे, दूसरा आप निकालोगे डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। अब इसमें ही मान के चलो मेरे को डक का डायमीटर दिया गया, डक का डायमीटर मान के चलो 2 मीटर दिया गया, और डायनेमिक प्रेशर की वैल्यू दे दी गई है, एवरेज डीपी दे दिया गया आपको 12 mmWg। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि वो निकालो, फ्लो निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में आपको फ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब क्या है, अब हम लोग इन सबके स्टेप 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या होता क्या बैरोमेट्रिक प्रेशर, डेंसिटी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और स्टेप 3 हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद आपसे जब फ्लो पूछा जाएगा, तो फ्लो को भी मैंने 3-4 जगह में दे दिया, मीटर क्यूब पर आवर में पूछ लिया, नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में पूछ लिया, एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर में पूछ लिया। मान के चलो मेरे को क्लिंकर प्रोडक्शन भी दिया गया है इसमें। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या रहता है कि जब हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, तो हमको इन चीजों का पता होना चाहिए कि जो हम लोग फ्लो निकाल रहे हैं उसको मीटर क्यूब एंड नॉर्मल मीटर क्यूब पर केजी क्लिंकर में क्या होता है। अब एक हम लोग ये सब जो चीजें पढ़ी हैं, तो एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं कि मीटर क्यूब और नॉर्मल मीटर क्यूब पे फर्क क्या होता है। तो मीटर क्यूब पर आवर और नॉर्मल मीटर क्यूब पे फर्क क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो मीटर क्यूब पर और नॉर्मल मीटर क्यूब में, तो अभी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूं कि अगर हमको कोई भी गैस फ्लो का कैलकुलेशन करना है तो हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए, बैरोमेट्रिक प्रेशर, दूसरा हमको डेंसिटी करेक्शन फैक्टर निकालना, तीसरा उसका वेलोसिटी निकालना है। तो ये बेसिक अपनी कैलकुलेशंस हो गई, और एरिया इनटू वेलोसिटी कर दूंगा तो मेरे को फ्लो हो जाएगा। अब क्या है, अब सवाल ये आता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जनरली बैरोमेट्रिक प्रेशर होता क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर में देसी भाषा में अगर मैं बताऊं, बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, वो होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एट सी लेवल। मतलब समुद्र तल पे, अगर मैं समुद्र लेवल पे, अगर समुद्र पे, अगर सी पे मैं अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालूंगा वो इसके इक्वल होगा मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर है। लेकिन मैं जैसे जैसे ये मेरा सी है, जैसे अगर मान के चलो ये मेरा सी है, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से डिफाइन करूं, ठीक है ना, अब मैं मान के चलो इस पॉइंट पे ले रहा हूं, तो मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर मान के चलो P1 है। अब मैं यहां से ऊपर चलता गया, यहां मैं चलता गया, हाइट पे चला गया, यहां मैंने लिया P2 और ऊपर चला गया P3। तो मेरा जो P3 और P2 और P1, तो मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर का अगर सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तो मेरा जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हाइट अबव द सी लेवल में जितना जाता जाऊंगा उतना मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर घटता जाएगा। मतलब मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो प्लांट महाराष्ट्र में होगा, जो समुद्र के पास में होगा, मतलब जो नियर बाय सी होगा, उसका हाइट अबव द सी लेवल कम होगा। जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन एक हाइट अबव द सी लेवल पे जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होता जाता है। और बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होने से क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी।
तो क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आप हिमाचल बहुत पहाड़ियों पे जाओगे तो वहां पे वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा एज कंपेरिजन टू आपका जो सेंट्रल जोन है अपना इंडिया का, वहां पर। क्योंकि आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू सराउंडिंग प्रेशर। तो मतलब जो आपका सराउंडिंग जो सिस्टम का जो प्रेशर होगा, जो भी उसका वाटर जिस पे बॉयल होगा, वो सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वहां पर सराउंडिंग का प्रेशर जो है बैरोमेट्रिक प्रेशर कम रहता है। तो जैसे जैसे आप हाइट अबव द सी लेवल लेते जाओगे, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी कम होता जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर का। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जिसको एक्सपोनेंशियल से डिफाइन किया हुआ, उसको मैं बस लिखूंगा कैसे रहता है। दूसरा पॉइंट आता है डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। अब डेंसिटी क्या, इसका फंडा क्या होता है, पहले हम लोग क्या है कि पहले फॉर्मूला तो सबको याद कर ही लेता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला चीज आती है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर सर ने बता दिया। अब टेम्परेचर का डेंसिटी से क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद मीटर क्यूब एनम क्यूब पर आवर में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये दोनों अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो आपको सीमेंट इंडस्ट्री का सारे कंसेप्ट है। अब आता है कंसेप्ट की टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करता हूं तो गैस की जो डेंसिटी है मेरी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की डेंसिटी किस है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर मान के चलो मेरा अगर डेंसिटी कम हो रही है तो मेरा वॉल्यूम कम हो रहा होगा। अगर मान लो मेरा टेम्परेचर, कोई मुझसे बोलेगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, जब आपको कोल्ड एयर होती है सिस्टम में तो आपको फैन का पावर ज्यादा लगेगा। जब आपको फैन का पावर ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका वॉल्यूम कम रहेगा, तो फैन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और फैन को पावर कम करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था कि टेम्परेचर बढ़ने पे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटती। लेकिन जब मेरा ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा, तो मेरा जो टोटल मास रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या मतलब है कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे टेम्परेचर का। मास ऑलवेज कांस्टेंट। जो हम लोग हीट बैलेंस का मैंने जो मॉड्यूल डाला वो इसी कंसेप्ट है कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन से बेसिक फंडे हैं कि गैस डेंसिटी टेम्परेचर क्या कोरिलेशन होता है। अब आता है अपना कंसेप्ट कि मीटर क्यूब पर आवर और नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में फर्क क्या होता है। अब हम वो पढ़ते हैं। मीटर क्यूब पर आवर क्या होता है, एनएम क्यूब पर होता है। जनरली जब हम लोग कोई फैन डिजाइन करते हैं तो फैन जब डिजाइन करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है। जब फैन अगर मैं कोई डिजाइन कर रहा हूं तो फैन डिजाइन जो होता है वो सर्टेन पैरामीटर्स पे होता है। उसके एल्टीट्यूड पे होता है कि आपका प्लांट का एल्टीट्यूड किस हाइट पे है, मतलब जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि इस पे ये किस पे डिपेंड करता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा है आपका। तो मान के चलो आपका टेम्परेचर कैसा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो अगर मान लो मैं एक्चुअल कंडीशंस है फैंस की, एक्चुअल आपका केलन चल रही है 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपका वहां पे स्टैटिक प्रेशर दिया है -550 mmWg। अगर उसी केस पे मैं फ्लो निकालता हूं एक्चुअल कंडीशन पे, एक्चुअल कंडीशन में मैंने जो फ्लो निकाला तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मीटर क्यूब पर आवर से। क्या करते हैं, जो एक्चुअल कंडीशन में हम लोग फ्लो निकाल रहे हैं वो क्या है, मीटर क्यूब पर आवर। अब मान के चलो कोई मुझसे पूछता है एनएम क्यूब पर आवर क्या होता है। एनएम क्यूब पर आवर क्या होता है कि हम लोग इसी कंडीशंस को नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर मैं इसी फ्लो को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लेता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो प्रेशर हो गया 180 हो गया, इस पे लेता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में लेता, तो मेरा फ्लो कितना होता। ये जनरली एनएम क्यूब पर आवर हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग बेसिस बनाने के लिए करते हैं। अगर हमको एक प्लांट का कंपैरिजन करना दूसरे प्लांट से तो हम लोग मीटर क्यूब पर आवर में नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्लांट का जो एम्बिएंट कंडीशंस होगी वो डिफरेंट रहेंगी और जो दूसरे वाले प्लांट की एम्बिएंट कंडीशन होगी दूसरे होगी। इसलिए हमने कोई भी कंपैरिजन के लिए हमने क्या कर दिया, एनएम क्यूब पर आवर में कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसको हम लोग मीटर क्यूब पर आवर को एनएम क्यूब पर आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको एनएम क्यूब पर आवर को मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपको मीटर क्यूब पर आवर को
एनएम क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मीटर क्यूब पर आवर को एनएम क्यूब पर कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये रहता है फॉर्मूला, एक्चुअल डेंसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल डेंसिटी इनटू फ्लो इनटू मीटर क्यूब पर आवर का जो फ्लो है। मान लो एक्चुअल डेंसिटी मेरी 0.7 है और नॉर्मल डेंसिटी फ्लू गैस की 1.42 है और फ्लो मेरा 6 लाख है, 60,000 ये, तो मेरा एनएम क्यूब पर आवर निकल जाएगा। तो एक्चुअल डेंसिटी डिवाइड बाय नॉर्मल डेंसिटी, तो ये एक सिंपल सा मेरा बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस हो गया। अब क्या है, हम लोग अभी आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एल्टीट्यूड का भी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम लोग सब कुछ निकालेंगे, मीटर क्यूब पर आवर भी निकालेंगे, नॉर्मल मीटर क्यूब भी निकालेंगे। जो ये न्यूमेरिकल है इसको अब मैं और इलोबरेट करता हूं और ज्यादा ही उसमें वैल्यूज डालकर। इसमें हम लोग पहले बैरोमेट्रिक प्रेशर निकालेंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर निकालने के बाद डेंसिटी करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, डेंसिटी करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद हम लोग इसमें अपना फ्लो निकालेंगे और फ्लो के बाद उसको हम लोग मीटर क्यूब पर आवर में निकालेंगे, मीटर क्यूब को एनएम क्यूब पर आवर में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, फिर एनएम क्यूब पर केजी क्लीन में करेंगे। तो ये सब बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस हैं। 3-4 न्यूमेरिकल जो हैं वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे आगे। तो उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ते हैं 3-4 इसके ऊपर, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये सब जो सारी जो चीजें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये सब अपने को पता होनी चाहिए। या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मिले हैं और जो हमारा ये बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस रह गया था उसमें एक न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने अभी पार्ट 1 पढ़ा था इससे एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि भाई हम लोग करते क्या है, मेनली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है उसमें, वो हम सब लोग आज स्टडी करेंगे। तो मेनली जो प्रोसेस कैलकुलेशंस का जो पार्ट हमने जो पढ़ा था उसमें बेसिकली ये था कि हमको एक न्यूमेरिकल करना है, तो उसमें हमको क्या क्या दिया हुआ ये हमको देखना पड़ता है। जैसे किलन फीट दिया हुआ 100 टीपीएच और उसका जो कन्वर्जन फैक्टर दिया है क्लिन फीट टू क्लिंकर फैक्टर वो दिया 1.6, टेम्परेचर दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैटिक प्रेशर दिया हुआ और डायनेमिक प्रेशर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेंसिटी दी गई है 1.42 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। अब क्या होता है जब इस तरह का सवाल हो, मतलब बेसिक सवाल है तो कि हाइट अबव द सी लेवल दिया गया है, एटीएम 1 एटीएम प्रेशर का दिया हुआ है, कितना होता है, डक्ट डायमीटर दिया है, उसे इक्विवेलेंट एरिया दिया गया है, पिटॉट कांस्टेंट दिया है। उसके करस्पॉन्डिंग हमको अगर पूछा जाए कि मीटर क्यूब पर आवर निकालो, नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर निकालो, एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर निकालो, तो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी तो पढ़ाया था कि बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशन की आ गई, जो अब की सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो स्टेप 1 क्या हो गया मेरा, बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो जब भी कोई सवाल आता है प्रोसेस कैलकुलेशन का तो बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल माइनस 0.00125 इनटू हाइट ऑफ द सी लेवल इनटू 760 इनटू 13.6। ये 760 इनटू 13.6 इसलिए किया है क्योंकि इसको mmWg में हमको कन्वर्ट करना है। जब मैं ये जो वैल्यू है 300 मीटर की वैल्यू जब मैं इसमें डालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 9953 mmWg की। तो इस तरीके से मेरा जो मेन क्या है कि जो मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये आपको आना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये वैल्यू डाली और ये मेरा वैल्यू आने के बाद कितना वैल्यू आ गया, 9953 mmWg मेरा आ गया। अब क्या होता है जब हमको बैरोमेट्रिक प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है तो दूसरा हमारा जो स्टेप होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। तो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैटिक प्रेशर प्लस बैरोमेट्रिक प्रेशर इनटू 273 डिवाइडेड बाय 1073 प्लस टेंपरेचर इनटू 10336 इनटू नॉर्मल डेंसिटी। तो स्टैटिक प्रेशर जो मेरा जो दिया गया है, तो स्टैटिक प्रेशर मेरा जो दिया गया है वो कितना दिया गया, -500 mmWg। बैरोमेट्रिक प्रेशर मैंने निकाल दिया डिवाइडेड बाय 273 प्लस 250 इनटू 273 इनटू 10336 इनटू 1.42। तो हमारा जो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर कितना आया, 0.68 kg पर मीटर क्यूब आया है। तो जब अब हमारा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और इतने स्टैटिक प्रेशर पे हमारी जो गैस की डेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.68 kg पर मीटर क्यूब आ रही है। अभी हमने स्टेप 1 में पढ़ा है कि हमको बैरोमेट्रिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 में हमने बोला कि डेंसिटी करेक्शन फैक्टर करेंगे। अब तीसरा आता है हमको वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है पिटॉट कांस्टेंट इनटू अंडर रूट 2 into 9.8 into डायनेमिक प्रेशर डिवाइडेड बाय करेक्टेड डेंसिटी। तो ये वैल्यू जब मैं फॉर्मूले में डालूंगा 2 into 9.8 into 12 डिवाइडेड बाय 0.68, तो मेरा वेलोसिटी कितना आ गया, 15.8 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब जब मेरा वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना, जब मेरा वेलोसिटी आ गया तो मेरा फ्लो क्या होता है, a into v होता है। तो मेरे एरिया कितना पता है, एरिया मेरे को दिया गया है 3.14 मीटर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 15.8 से, तो ये मेरा फ्लो जो आएगा वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। अगर इसी फ्लो को मेरे को मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा इसको, कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, इसी फ्लो को अगर मेरे को मीटर क्यूब सेकंड को मेरे को मीटर क्यूब पर आवर में कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा तरीका है कि इस जो भी मेरी वैल्यू है ये है उसको मैं कर दूंगा 3600 से मल्टीप्लाई। तो मेरा ये फ्लो जो आ गया मीटर क्यूब पर आवर में आ गया। अब दूसरा सवाल आता है कि इस मीटर क्यूब पर आवर को मेरे को कन्वर्ट करना है नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में। तो मीटर क्यूब पर आवर को मैं नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो जब हम लोग मीटर क्यूब पर आवर को नॉर्मल मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर वो निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला होता है, जो आपकी एक्चुअल डेंसिटी आई है, एक्चुअल डेंसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल डेंसिटी इनटू फ्लो। तो एक्चुअल डेंसिटी मेरी कितनी थी 0.68, तो 0.68 डिवाइडेड बाय 1.42 कर दूंगा इनटू जो फ्लो आएगा यहां से, मान लो जो भी इक्वेशन से जो फ्लो आएगा वो मैं यहां डाल दूंगा इनटू मीटर क्यूब पर आवर। तो ये मेरा क्या आ गया, एनएम क्यूब पर आवर आ गया। अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, अगर इसकी कैलकुलेट करना चाहता तो आप कैलकुलेटर से डाल सकते हैं। तीसरा सवाल, मतलब पहला तो हमारा मीटर क्यूब पर आवर निकल गया, दूसरा हमारा एनएम क्यूब पर आवर निकल गया। तीसरा हमसे अगर कोई पूछे जाए कि मुझे निकालना है एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर, तो एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर भी बहुत सिंपल सा है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हम निकालेंगे क्लिंकर प्रोडक्शन, तो एनएम ऊपर है, एनएम क्यूब पर आवर डिवाइडेड बाय क्लिंकर प्रोडक्शन। तो क्लिंकर प्रोडक्शन से अगर हम लोग कर देंगे क्लिंकर प्रोडक्शन, तो एनएम क्यूब पर आवर डिवाइडेड बाय क्लिंकर प्रोडक्शन, जैसे कि एनएम क्यूब पर आवर की जो भी वैल्यू आएगी वो डाल देंगे यहां पर, डिवाइडेड बाय क्लिंकर प्रोडक्शन। तो उसको टीपीएस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी पर आवर में आ जाएगा। तो केजी पर आवर में आ जाएगा, तो आवर से आवर कट जाएगा तो एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर आ जाएगा। और क्लिंकर प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, सबको पता ही है, किलन फीट को मैं क्लिंकर फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्लिंकर प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सवाल था, बेसिक न्यूमेरिकल था, बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस का ये था। अभी क्या मैं बिजी था, मैं 20-25 दिन इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया मेरा भी। तो फ्यूचर में जैसे ही वो टाइम मिलता है, ये बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशन को मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सबको एक नॉर्मल जो कंसेप्ट रहता है अपना प्रोसेस कैलकुलेशंस का वो पता रहो। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।